Hello everyone, let's continue our chapter income from salary under retirement. हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर रिटायरमेंट। लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको 3 टॉपिक रिटायरमेंट के मैं करा चुकी हूँ। 3 टॉपिक कौन कौन से हमने कर लिए? ग्रेच्युटी हमने कर लिया है, पेंशन हमने कर लिया है, अर्न कैश लीव हमने कर लिया है। ये तीनों कर लिए। 2 टॉपिक मेन अभी इसके हमारे रहते हैं, वो मैं आज बता देती हूँ। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने क्वेश्चन करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और एक वीडियो में आपकी और इसमें सैलरी की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 40 से लेके 46 वगैरह तक, मेन जो लेंथी क्वेश्चन है, कहीं बच्चों को प्रॉब्लम आई, एक वीडियो में उसकी भी पोस्ट कर दूंगी। वो सारे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। लेट्स स्टार्ट। अब करते हैं हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉय को जॉब से हटा दिया। मतलब हो सकता है कि फैक्ट्री बंद हो रही है, या हो सकता है कि हमने फैक्ट्री किसी और को सेल कर दी तो उसने एम्प्लॉय को निकाल दिया। इस वजह से हम उसे क्या कर रहे हैं? कंपनसेट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट, कुछ पैसा दे रहे हैं। उसे बोलते हैं हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, कि उसको हटा रहे हैं तो उस बदले उसको क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होगा। क्या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक्चुअल हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम 5 लाख। मैक्सिमम चेक कर लेती हूँ 2 सेकेंड। हाँ, मैक्सिमम 5 लाख। थर्ड हमारे पास आता है एवरेज सैलरी इंटू 15/30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर। यहाँ पे क्या है? उसने बोला एवरेज सैलरी इंटू 15/30 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर। बुक में मत देखना, बुक में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विस ईयर जब हम लेंगे तब हमें पार्ट ऑफ द मंथ विल काउंट। यहाँ पे पार्ट जो भी मंथ का है वो हमें काउंट करना है। इसका मतलब क्या है? अगर 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो क्या बन जाएगा? अगर एक्सीड 6 मंथ है, एक साल में हमें कुछ 6 मंथ से ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो काउंट होगा एज 1 ईयर, ठीक है। अगर 6 मंथ से कम होगा तो वो काउंट नहीं होगा। 2 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई 15/30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर। नंबर ऑफ सर्विस ईयर में क्या लेना है? मतलब जब भी नंबर ऑफ सर्विस ईयर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, 20 ईयर 7 मंथ है तो ये क्या बन जाएंगे? 21 ईयर्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ द ईयर्स काउंट करना है। मतलब पार्ट ऑफ द मंथ्स, अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो वो 1 मंथ बन जाएगा, नहीं तो वो 1 ईयर बन जाएगा, नहीं तो 1 ईयर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? अगर याद रखना, अगर एम्प्लॉय मंथली बेसिस पे ही काम कर रहा है, मंथली बेसिस का मतलब क्या हो गया? कि हर महीने सैलरी आती है, तो 3 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है, लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है। अगर वो वीकली बेसिस पे काम करता है, हफ्ते की हफ्ते उसको सैलरी लेनी है, तो 4 वीक के हिसाब से लास्ट उसके, हाँ, लास्ट 4 कंप्लीट वीक है उसका एवरेज कर देंगे। अगर वो डेली बेसिस पे काम करता है तो लास्ट 12 डेज की सैलरी का एवरेज लेना है। अगर मंथली बेसिस पे काम करता है तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी उसका एवरेज ले लेंगे। वीकली बेसिस पे काम करता है तो लास्ट 4 वीक का एवरेज लेंगे। डेली बेसिस पे काम करता है तो 12 दिन के हिसाब से लेंगे। आपको मंथली का ही याद करना है, क्योंकि वो आपके पेपर में मंथली के हिसाब से आता है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, सैलरी का मतलब अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। DH ए पार्ट ऑफ सैलरी है, नहीं है, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस, सारे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस और सारे के सारे परक्यूसिट्स, सब कुछ ऐड करेंगे तो सैलरी बन जाएगा। यहाँ पे हमें बोनस, कमीशन, वो सब कुछ नहीं लेना, सिर्फ अलाउंसेस, परक्यूसिट और बेसिक सैलरी लेंगे, उससे हमारा सैलरी यहाँ पे हो जाएगा। इसमें इंक्लूड नहीं करना आपको बोनस, कोई भी पेंशन फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, कोई भी ग्रेच्युटी वगैरह होगा, वो नहीं लेना।
हमें सिर्फ बेसिक सैलरी, परक्विजिट्स और ऑल टैक्सेबल अलाउंस। हमने पढ़ा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का मतलब क्या है, अगर एक एम्प्लॉय को फैक्ट्री से, जॉब से निकाल दिया तो उसके बदले हम उसे कंपनसेट कर रहे हैं, तो कितना उसका टैक्सेबल होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब एक्चुअल उसको कितना मिल रहा है 5 लाख, एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई 15/30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर। ठीक है, एवरेज सैलरी हमने पढ़ लिया, सैलरी का मतलब, और 3 मंथ का एवरेज लेना है इंटू 15/3, और नंबर ऑफ सर्विस ईयर में हमें याद रखना है पार्ट को हमें काउंट करना है, 6 मंथ से ज़्यादा होगा तो वो 1 साल बन जाएगा। इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में उसने क्या बोला है, इलस्ट्रेशन 12 में मिस्टर राकेश है, वो एज अ क्लर्क एक टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं एट अमृतसर सिंस, वो कब से जॉब कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2007 से, और उनको सैलरी मिल रही है 12,000 पर मंथ और 2400 पर मंथ DA मिल रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2017 से है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिज सर्विस वॉज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर रहे थे तो उनको निकाल दिया गया 1 जुलाई 2020 को, एंड ही वॉज पेड, उनको 1,92,000 एज अ कंपनसेशन दे दिया। हमें बताना है कितना उनका एग्जम्प्टेड कंपनसेशन होगा। यहाँ सबसे पहले तो हमें काउंट करना है कितने साल, कितने महीने उन्होंने जॉब करी। अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स, तो ये हो गए 2007 के, 2008 पूरा हो गया, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 में उन्होंने काम किया है 1 जुलाई तक, यानी 6 मंथ्स। 3 + 6 9 मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने 9 मंथ्स। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने साल जॉब करी, 12 महीने 9 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा हो गए तो ये कितने बन गए 13 ईयर्स। अब हमें पता है एग्जम्प्ट कैसे पता चलेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल वो रिसीव कर रहे हैं 1,92,000, मैक्सिमम 5 लाख, एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी 3 महीने की लेनी है, उनकी सैलरी है 12,000 रुपये महीना और 2400 अलाउंस मिलता है। हमें पता है सारे अलाउंसेस लेते हैं, 14,400 आ गई। अगर मैं 3 महीने का एवरेज निकालती हूँ तो मतलब 3 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई 3, एवरेज करने के लिए 3 से डिवाइड, तो ये करके हमारी सैलरी उतनी बन जाती है। ये चेंज जब आता है जब हमारी, अगर उन 3 महीनों में सैलरी में कुछ चेंज आया होगा तो चेंज आता है, नहीं तो जो हमारी पर मंथ की सैलरी होती है वही हमारी एवरेज सैलरी बन जाती है। तो 14,400 इंटू 15/30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर इंटू 13 टू 7,200 इंटू 13, ये हमारे पास आ गया 93,600, विच एवर इज लेस क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट कितना हो गया 93,600। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको बस ये याद रखना है जैसा मैंने कराया, बुक में मत देखना, बुक में समझ नहीं आएगा इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट हम कर रहे हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि जब हमारी रिटायरमेंट होनी थी उससे पहले मैंने वॉलंटरी खुद ही रिटायरमेंट ले ली, किसी भी कारण से ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जम्प्ट कितना होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट होगा कितना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल कितना मिल रहा है उनको, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, लास्ट मंथ सैलरी, जब वो रिटायर हुए उसके लास्ट मंथ की सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर, जितने भी साल उन्होंने जॉब करी, मल्टीप्लाई 3, लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर मल्टीप्लाई 3, और एक लास्ट होता है लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई, अब वो आएगी बैलेंस ऑफ द सर्विस ईयर, मतलब जितनी उनकी नौकरी रह गई थी, जितना टाइम पहले उन्होंने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले ली, आगे कितने साल की जॉब रह गई थी वो बैलेंस ऑफ सर्विस ईयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्सिमम 5 लाख, लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर और मल्टीप्लाई 3। अब नंबर ऑफ सर्विस ईयर में पार्ट विल इग्नोर,
जो पार्ट ऑफ द मंथ हैं वो क्या होंगे, इग्नोर करने होंगे। हमें यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। चाहे हमारे पास 26 ईयर 7 मंथ है, चाहे 26 ईयर 1 मंथ है, वो 26 ईयर ही लेंगे, क्योंकि हमें जो पार्ट ऑफ द मंथ है उनको इग्नोर करना है, कंप्लीटेड ईयर लेने हैं। लास्ट मंथ सैलरी, सैलरी का मतलब वही है जो हमने HRA में लिया था, बेसिक सैलरी प्लस फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन प्लस DA पार्ट ऑफ सैलरी, सेम एज HRA, ठीक है। और ये है लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बैलेंस ऑफ सर्विस ईयर, मतलब आगे कितने टाइम की उनकी नौकरी रह गई थी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये समझ आया होगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप कर सको। उन्होंने क्या बताया इलस्ट्रेशन 13 में, उसने कहा कि जॉन इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक कंपनी में है एंड इज पेड अ सम ऑफ 6 लाख एज अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। हमें पता चल गया उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। एक्चुअल कितना उनको मिल रहा है, 6 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। आगे के देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। उन्होंने बोला कि द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट 60 ईयर तक थी, 60 साल तक वो जॉब कर सकते थे। जॉन हु वॉज 45 ईयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हैड कम्प्लीटेड 20 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब उन्होंने 20 साल की नौकरी कर ली है, मतलब वो 60 साल में रिटायरमेंट ले सकते थे। आज वो 45 साल के हैं जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो उन्होंने कितने साल की आगे जॉब छोड़ दी, 15 साल की जॉब छोड़ दी। और कितने साल जॉब की है, 20 साल जॉब की है। उन्होंने बोला कि 60 साल तक जॉब कर सकते थे और उन्होंने जॉब की है 45 ईयर तक, यानी 15 साल नहीं करी, 15 साल ठीक है। और कितने साल की है, वो 20 ईयर बता दिए। हिज मंथली सैलरी, बेसिक सैलरी, DA 50% इंक्लूडेबल फॉर पेंशन, HRA कन्वीनियंस अलाउंस, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है बेसिक सैलरी है जो हमें लास्ट मंथ सैलरी चाहिए, बेसिक सैलरी है 10,000, DA 50% इंक्लूडेबल फॉर पेंशन है, मतलब पार्ट ऑफ सैलरी कितना है 50%, 6,000 का 50% 3,000, तो लास्ट मंथ सैलरी हम मान लेते हैं 13,000। और कुछ तो इसमें आता नहीं, फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन नहीं है। इनटू कितने साल जॉब की, 20, इनटू में 3, और लास्ट पॉइंट था लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई जितने साल जॉब नहीं करी, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 20 इंटू 3, ये आ गया 7,80,000। अच्छा एक चीज़ और, जो ये मैंने बताया था ना कि नंबर जितने साल उन्होंने जॉब नहीं करी उसको इनटू में 12 लिख लेना, या इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथ्स में लेते हैं कि कितने महीने जॉब नहीं की, हमें मंथ्स में लेना होता है कि आगे उन्होंने कितने साल, जो मैंने बताया था कि लास्ट मंथ सैलरी इनटू बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ सर्विस ईयर, जितने साल जॉब नहीं करी, ये हमें मंथ्स में लेना होता है। फिर 15 साल नहीं करी तो मैंने इनटू में 12 कर दिया क्योंकि ये मंथ्स में लेना है। तो 13,000 इंटू 15 इंटू 12 लिख सकते हो कि आप जितने साल जॉब नहीं करी इंटू 12, ये एक फॉर्मूला बन सकता है, या इसको याद रखना कि ये मंथ्स में लेना है हमें। तो ये हमारे पास आ गया 23,40,000। तो विच एवर इज लेस क्या हो गया हमारे पास 5 लाख, तो 5 लाख क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट, मिला कितना 6 लाख, 5 लाख क्या हो गया एग्जम्प्ट, 1 लाख क्या हो जाएगा टैक्सेबल। एक आपके पास इसमें प्रोविडेंट फंड वाला आएगा, आपको बस ये याद रखना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कोई भी फंड टैक्सेबल नहीं होता। UPF अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो इंटरेस्ट है चाहे अमाउंट है, दोनों क्या होते हैं टैक्सेबल होते हैं। अब आपको इसके लॉन्ग पूरे क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे सब कुछ मिक्स आएगा। बाकी ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया है और देखती हूँ एक वीडियो डाल दूँगी जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूँगी। आप एक बार ये सारे कंसेप्ट कर लो, जो भी 5 इसके टॉपिक हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ठीक है। और फिर शुरू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो बच्चा कर सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर आगे के चैप्टर कर लेना। थैंक यू।